4 मई 2026 यानी सोमवार की सुबह जब मतगणना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, उस वक्त तक किसी भी राजनीतिक टिप्पणीकार अगर वो किसी विशेष दल से प्रभावित न हो तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहने या पूर्वानुमान लगाने को तैयार नहीं थे। एग्जिट पोल में 7 में से 5 पोलस्टर्स ने भाजपा की जीत का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन किसी का भी आंकड़ा इतना बड़ा नहीं था जितनी बंगाल में भाजपा की विजय। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दोपहर होते होते बंगाल की राजनीतिक जमीन पर एक ऐसा सुनामी जैसा बदलाव आएगा जो न केवल नवन्ना यानी सचिवालय की कुर्सी बदलेगा, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख देगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि ये एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का परिणाम है। आज के वीडियो में पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसके पहले के अवतारों के आइडियोलॉजिकल विस्तार पर बात करेंगे। ये है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमनजीत ठाकुर शो। देश के कई राज्य हैं जहां की जनता हर 5 साल पर रोटी पलट देती है, यानी सत्ता में परिवर्तन ला देती है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो तमिलनाडु और केरल इसकी मिसालें हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास कहता है कि यहां जनता रोटी के जलने तक का इंतजार करती है और तब जाकर रोटी पलटती है। इतिहास गवाह है कि बंगाल में सत्ता का पतन किसी एक बड़ी हिंसक या अन्यायपूर्ण घटना से शुरू होता है। 60 के दशक की अराजकता के एकदम चरम पर पहुंचने के बाद ही वाम मोर्चे की सरकार सत्ता में आई। 2011 तक आते आते जनता में वाम मोर्चे के खिलाफ तगड़ा असंतोष पैदा हुआ और तब जो काम नंदीग्राम और सिंगूर ने वामपंथ के लिए किया था, 2026 में वही काम आर्जिकल अस्पताल की घटना ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए किया। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के कई सारे फैक्टर रहे। इनमें साइलेंट महिला वोट का ध्रुवीकरण, कुर्मी और आदिवासी समीकरण का सफल जुड़ाव, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान वाले मुद्दे को बार बार उठाना, दक्षिण बंगाल के किले में सिंध, भवानीपुर जैसे सीटों पर शुभेंदु अधिकारी की सक्रियता और एसआईआर के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। दूसरी तरफ पलायन इस चुनाव का एक बहुत बड़ा अंडरकरेंट था। यहां भाजपा ने एक सूक्ष्म माइक्रो रणनीति अपनाई, अवैध बनाम वैध। उन्होंने ये साफ किया कि वो सीएए के जरिए मतुआ और कोल राजवंशी जैसे शरणार्थी समुदायों के साथ हैं, लेकिन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी का बाहरी वाला नैरेटिव इस बार फेल हो गया, क्योंकि भाजपा ने अपने नेतृत्व में स्थानीय चेहरों और बंगाली संस्कृति, जिसमें रविंद्रनाथ, नजरुल इस्लाम और विवेकानंद पूरी तरह समाहित थे, उनको सामने लाया। लेकिन 2006 सीटों का यह आंकड़ा ऐसे ही नहीं आया है। बंगाल में भाजपा की यात्रा 1939 से शुरू होती है और आज हम आपको उसी यात्रा पर लिए चल रहे हैं। 22 मार्च 1939 को हिंदू नववर्ष की तिथि थी, लेकिन बंगाल में चैत के महीने वाला नववर्ष शायद ही मनाया जाता था, क्योंकि बंगालियों का अपना नववर्ष है, पोइला बैशाख बोलते हैं, जिसे पहला बैशाख आप कहते हैं। हालांकि ये भी हिंदू नववर्ष ही है, लेकिन बंगाल के इलाके में इस त्योहार में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे। बहरहाल चैत नववर्ष की उस तिथि को माधव सदाशिव गोलवलकर और विट्ठल राव पातकी ने कलकत्ता शहर, जो अब कोलकाता कहा जाता है, वहां पर बंगाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा की नींव रखी। असल में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा बढ़ते असर की जड़ें करीबन 8 दशक पुरानी है। बंगाल में संघ के विस्तार को 3 चरणों में पहला 1939 से 1953 तक का दौर कहा जाता है। इन शुरुआती 14 सालों में बंगाल में संघ का वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक संगठन के तौर पर इसमें उन्हें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन बार बार उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का ही सामना करना पड़ा। दूसरा चरण काफी लंबा था, जो 1953 से 2008 तक माना जा सकता है। इसमें संघ को मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ा और इस दौर में संघ से जुड़े लोगों में भी थोड़ी सी ही उम्मीद थी कि परिस्थितियां कभी न कभी तो अनुकूल होंगी। हालांकि संघ की कार्यशैली ऐसी है कि उन्होंने इस थोड़ी सी उम्मीद के बावजूद काम करना छोड़ा नहीं और न ही उम्मीद का दामन छोड़ा। तीसरा दौर 2009 से शुरू होता है, जिसमें संघ की शाखाओं का स्थिर गति से प्रसार होना पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिस्थितियों ने कुछ ऐसी करवट ली कि आम लोगों का झुकाव सूबे में संघ की तरफ और उसकी विचारधारा की तरफ होने लगा। इसमें आप बांग्लादेश की परिस्थितियां भी जोड़ सकते हैं।
गोलवलकर कोलकाता में संघ की पहली शाखा के उद्घाटन के करीब 1 महीने के बाद नागपुर लौट गए और वहां से तुरंत ही उन्होंने मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जो बाला साहब देवरस के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें संघ के सांगठनिक कार्यों की देखरेख के लिए कलकत्ता भेज दिया। मैं कलकत्ता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन दिनों कोलकाता को कलकत्ता ही कहा जाता था। 1945 में दत्तोपंत बाबूराव ठेंगड़ी को कलकत्ते में देवरस की जगह लेने के लिए भेजा गया। 1947 में हिंदू महासभा बंगाल के विभाजन के लिए जबरदस्त पैरवी कर रही थी और भारतीय संघ में वो एक अलग प्रांत चाहती थी। 1951-52 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने देश भर में कुल 489 सीटों में से 94 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को कुल मिलाकर 3% वोट मिले और उसने 3 सीटें जीती, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल से थी और 1 राजस्थान से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से जीते। वो जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने कलकत्ता के दक्षिण पूर्व सीट से चुनाव लड़ा था। जनसंघ की दूसरी जीत मिदनापुर झाड़ग्राम सीट से हुई थी और यहां से दुर्गाचरण बंदोपाध्याय ने चुनाव में शानदार और बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 1951-52 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद की राजनीति की फौरी दिशा तय हो गई और अगले 16 साल तक कांग्रेस सत्ता में बनी रही। लेकिन विभाजन की पीड़ा, सांप्रदायिक तनाव और सूबे में उस समय का जो अनाज संकट था, उसकी वजह से धीरे धीरे वाम दलों का असर, उसका विस्तार होने लगा। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी दलों का प्रभाव सिमटने लगा, यहां तक कि 1957 के चुनावों में जनसंघ और हिंदू महासभा एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। दूसरी तरफ वाम मोर्चे को 252 सीटों में से 85 सीटें मिली थी। इसके बाद से बंगाल की राजनीति में मध्यमार्गी कांग्रेस और वामपंथी दलों का ही वर्चस्व हाल तक बना रहा। यह स्थिति 2016 के विधानसभा चुनावों तक बनी रही, जब भारतीय जनता पार्टी के महज 3 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए थे। वापस चलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद से जनसंघ का पश्चिम बंगाल में असर कम होता चला गया और चुनाव में उसका प्रदर्शन भी खराब होता गया। राष्ट्रवाद के इस लंबे इतिहास के बावजूद बंगालियों ने राष्ट्रवादी पार्टियों को पहले चुनाव के बाद से सिरे से नकार दिया और इस बंगाल में वाम पंथ का उदय हुआ और इसकी जड़ें जो है वो 20वीं सदी के तेभागा आंदोलन में छिपी हैं। इस आंदोलन में किसान अपनी उपज का 2/3 हिस्सा अपने लिए रखना चाहते थे। 1930 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान इकाई के रूप में गठित अखिल भारतीय किसान सभा ने 1943 के भयावह अकाल के दौर में खुद को काफी मजबूत कर लिया और आज़ादी के बाद विभाजन के दौर में शरणार्थियों की आमद के दौरान उपजे खाद्य संकट के लिए इस सभा ने वाम दलों के आधार को काफी मजबूत बना दिया। 1943 का काल अगर आज की पीढ़ी को पता ना हो तो हम आपको सिर्फ एक लाइन में बता देते हैं कि उस समय सिर्फ बंगाल में ये अकाल आया था, न तो बिहार में इस अकाल का असर था, न उड़ीसा में, न आज के झारखंड में। करीब 30 लाख लोग भूख से तड़पते हुए मर गए थे पश्चिम बंगाल में। बहरहाल, एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति का नारा उस सूबे में बेअसर साबित हुआ, जहां लोग विभाजन की त्रासदी से जूझ कर आए थे, जान और माल खो कर आए थे, एक विभीषिका का ग्रास बनकर आए थे। जनसंघ बंगाल के शरणार्थियों को राष्ट्र और गर्व की भावना देना चाह रहा था, लेकिन जड़ से उखड़े हुए इन परिवारों की असली चिंता थी खाने की, और ये आवाज उठाई थी वामपंथी पार्टियों ने। विभाजन की पीड़ा झेलकर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहां से आए परिवारों की मदद कम्युनिस्टों ने की थी। शरणार्थी शिविरों में उन्हें जगह दिलवाना, जमीन दिलवाना, ऐसी छोटी छोटी मददों के जरिए कम्युनिस्टों ने अपना आधार बढ़ा लिया। बाद में शरणार्थी शिविर रिहायशी कॉलोनियों में बदल गए और शरणार्थी वाम मोर्चे के वोट बैंक में। पूरे 50 और 60 के दशक में वामपंथी दलों ने खाद्य संकट यानी अनाज संकट और बंगाल में आए दिन होने वाले पुलिस फायरिंग की घटनाओं के खिलाफ अपने आंदोलन जारी रखे और इससे पार्टी का नेटवर्क तगड़ा हो गया। 1959 और 1966 में वाम दलों ने खाद्य संकट के खिलाफ बड़े आंदोलन खड़े किए थे। 1967 में बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार बन गई, लेकिन उसी साल की गर्मियों में उत्तरी बंगाल में गांव है नक्सलबाड़ी, वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ और 2 साल के भीतर इसने पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शुरू में जमींदारों और रैयतों के बीच संघर्ष हुआ, जो बाद में रैयतों यानी किसानों और पुलिस के बीच झड़पों में तब्दील हुआ और इसके बाद इसने एक उग्रवादी हिंसक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। अगले 1 दशक तक इस हिंसा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को दिशा देने का काम किया। इस हिंसक आंदोलन की बागडोर उस दौर में करिश्माई कहे जाने वाले नेता चारू मजूमदार के हाथों में थी, जो माओ के भक्त थे और मजूमदार बंगाल के किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। छात्रों ने इस आंदोलन में जोरदार तरीके से हिस्सा लिया और जल्द ही कोलकाता एक युद्ध भूमि में तब्दील हो गया, वार जोन में। दूसरी तरफ पुलिस भी चुप नहीं बैठी थी और पुलिसिया आतंक का जोर भी फैला।
कलकत्ते की सड़कों पर फर्जी मुठभेड़ में बहुत सारे नक्सली कार्यकर्ता मार डाले गए। बहरहाल 1969 में दोबारा संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन होने के बाद भी बंगाल की सड़कों पर हिंसा का तांडव नहीं रुका। राजनीतिक हिंसा इस कदर अराजक हो चुकी थी कि इसमें अब विभत्सता नजर आने लगी थी। ऐसी परिस्थितियों में नेशनलिज्म जैसे विचार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार की कल्पना भी उस दौर में नहीं की जा सकती थी। बंगाल में 1971 के युद्ध के दौरान मध्य वर्ग में राष्ट्रवाद की एक लहर तो आई, पर उसकी केंद्र इंदिरा गांधी थी। मार्च 1972 में बहुत लंबे वक्त के बाद स्थायी सरकार का गठन हुआ। असल में इंदिरा गांधी तब तक लोकप्रियता की लहर पर सवार हो गई थी। पश्चिम बंगाल के लोगों पर अपने ही भाषा बोलने वाले बांग्लादेशियों को आज़ादी दिलाने वाली इंदिरा गांधी देवी दुर्गा जैसी हो गई। ऐसे में कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 111 सीटों का फायदा हुआ था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 113 सीटों से लुढ़ककर 13 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन दुर्दशा तो जनसंघ की हुई। इसके 16 उम्मीदवार मैदान में थे और सभी की जमानत जब्त हो गई। कुल वोट शेयर में जनसंघ का हिस्सा 0.19% था, यानी 1% से भी कम। लेकिन इसके बाद देश में आपातकाल लगा। 1975 से 1977 के बीच जब इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लगा दिया था, तो इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ा। उस समय जनसंघ भी जनता पार्टी में शामिल हुई थी और विधानसभा चुनाव में 29 सीट हासिल किए थे। 1980 के दशक की शुरुआत में भाजपा की मौजूदगी लोकसभा में महज 2 सीटों पर थी और देश के बहुत सारे हिस्सों में भाजपा का आधार भी सिकुड़ा हुआ था। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत में पार्टी का जनाधार तैयार हो चुका था। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के सत्ताधारी वाम मोर्चे ने पार्टी को समाज की जड़ में घुसा दिया था। बंगाल के लोकाचार में, परंपराओं में वाम दल संगठित रूप से प्रवेश कर चुके थे और वहां भाजपा की मौजूदगी उतनी ही थी जितनी दाल में नमक, वो भी कम नमक वाली दाल। 1989 से 1992 के बीच के अयोध्या वर्षों में भाजपा को अभूतपूर्व विस्तार पूरे देश भर में मिला। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसने जनता परिवार को हाशिए पर धकेल दिया और खुद को प्रमुख गैर कांग्रेसी पार्टी के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही हिमाचल और दिल्ली में भी इसका प्रभाव बढ़ा। उन्हीं दिनों लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के विस्तार की योजना पर संघ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। आडवाणी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक 5 ईयर प्लान बनाया और 1989 के लोकसभा चुनाव में 375 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पार्टी कैडर को तैयार रहने को कहा। अगले 2.5 साल तक इस योजना पर अमल किया जाता रहा। उस वक्त भी जब कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार का दामन घोटालों के आरोपों से दागदार हो गया और विपक्ष ने मिलकर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, भाजपा पब्लिसिटी से दूर रही और वो अपने लिए एक अलग ही राह तैयार कर रही थी। उन्हीं दिनों एक युवा प्रचारक थे, नाम था नरेंद्र मोदी, और उन्हें गुजरात की भाजपा इकाई में नेतृत्व का अवसर मिला। गुजरात में भाजपा ने मोदी की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन कर दिखाया था। इन नियुक्ति के साथ ही पार्टी ने अल्पसंख्यक आयोग, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर जोर डालना शुरू किया। मई 1986 में आडवाणी के अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही जो बीज बोए गए थे, उन्होंने लोकसभा चुनावों के नतीजों में अपना फल दिया। भारतीय जनता पार्टी 85 सीटें जीत गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाला वाम मोर्चा तकरीबन अजेय बना रहा, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। उस वक्त कांग्रेस की बड़ी शक्ति थी, लेकिन वो भी बंगाल में लालगढ़ को हिला नहीं पाई। बेशक राम मंदिर का मसला उठाकर देश के बाकी हिस्सों, खासतौर पर हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जमीन पकड़ी थी, लेकिन बंगाल में ऐसा करने में वो नाकाम ही रही। असल में माकपा भाजपा की संभावित बढ़त को भांप गई थी और सूबे में डगमग कदम रखने वाली पार्टी को मिलने वाली बढ़त को रोकने के लिए काफी गंभीरता के साथ वाम मोर्चे ने काम किया था। नतीजा ये हुआ कि भाजपा 1989 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 0.5% वोट ही अधिक पा सकी और कुल वोटों में उसकी हिस्सेदारी 1.5% ही हुई। हालांकि चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस बात पर अड़ गए कि राष्ट्रीय मोर्चा में भाजपा को साथ नहीं लिया जाए। जनता दल को पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की अपराजेय स्थिति का पता था और विश्वनाथ प्रताप सिंह वाम दलों के दबाव में झुक गए। बहरहाल भाजपा को राजनीतिक रूप से अलग थलग खड़े किए जाने की इस कोशिश से भाजपा का राजनीतिक कद ज्यादा बड़ा हुआ और उसकी विचारधारा वाम विचार की प्रतिधारा के रूप में, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के रूप में अधिक मजबूत होकर स्थापित हुई।
असल में वाम मोर्चे का अब जो बंगाल में सुपड़ा साफ हुआ है और तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख पार्टियां राज्य की राजनीति में बनी हुई हैं, उसके बीज यहीं पर डाले गए थे और खुद माकपा ने डाले थे। सीपीएम ने 1991 से 1996 के बीच हुगली में बहुत सारा पानी बह गया था। राष्ट्रीय परिदृश्य पर भाजपा ने अपनी पैठ बनाई थी। हालांकि इस दौर में दो दिग्गज भाजपा का प्रदेश नेतृत्व संभाल रहे थे। सुकुमार बनर्जी के 1986 से 1991 तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर रहने के बाद 1995 तक तपन सिकदर ने नेतृत्व संभाला। सिकदर उस समय के भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में एक थे और वो 2 बार लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे। बाद में 1999 की वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी बने। चुनाव से पहले ममता बनर्जी भी भाजपा को जूनियर पार्टनर मानने की बजाय नजरअंदाज कर रही थी। उनका सारा ध्यान कोलकाता के आसपास इमामों के साथ बीत रहा था और वो भाजपा की मांगों को नजरअंदाज कर रही थी। आपको ध्यान होगा कि इस दौर में भाजपा और ममता बनर्जी एक साथ गठबंधन में थी। 1998 में लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा का गठबंधन तो था, लेकिन उस समय प्रकाशित कई रिपोर्ट्स में इस संभावना को लेकर प्रदेश भाजपा के अंदर कम होते उत्साह की बात कही गई थी। बेशक पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास बहुत अधिक राजनीतिक अधिकार नहीं था, लेकिन 1996 के चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार को बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक कदम के तौर पर 292 विधानसभा और सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 1999 में बीजेपी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से एक तो प्रदेश अध्यक्ष तपन सिकदर ही थे, जिन्होंने पिछली बार राज्य में भाजपा के लिए एकमात्र सीट जीती थी। लेकिन इसके साथ ही उपाध्यक्ष मुजफ्फर खान को भी टिकट दिया गया था। 1998 के लोकसभा चुनाव में देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 4 के तो जमानत ही जब्त हो गए थे। 1999 में भाजपा ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उनमें से एक थे पश्चिम बंगाल के मालदा से चुनाव लड़ने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फर खान। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम बंगाल में कुल 11.13% वोट हासिल हुए थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा का 1999 का लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन ऐसा ही है जिसमें लोगों का ध्यान इस बात में अटक कर रह जाता है कि पार्टी ने पहली बार 2 सीटें जीती। लेकिन दिलचस्प यह है कि कुल 13 सीटों में से भाजपा के 2 उम्मीदवार भले ही जीते हों, लेकिन 9 उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और बाकी के 2 तीसरे स्थान पर। हालांकि 1999 के आम चुनाव के बाद बेशक ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार के गठन में कड़े मोलभाव के बाद शामिल हुई, उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया था और इस पर जो संसद में बहस हुई थी और लालू ने जो कहा था वो काफी वायरल आज भी होता है। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। अब रुख करते हैं साल 2001 का। 13 मई 2001 को जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे टीवी पर आने लगे तो इन नतीजों पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया अलग थी। नतीजे आने के अगले 2 दिनों तक वो खामोश रहीं और एक शब्द नहीं बोली। लेकिन जब वो बोली तो ठेठ ममता बनर्जी की शैली में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की एनडीए सरकार, पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर उनकी अगुवाई वाले गठबंधन को हराने की साजिश की है। उनका आरोप था कि उन्होंने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया, इसलिए ये चाल उन्हें सबक सिखाने के लिए चली गई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल को लपेटे में भी ले लिया और कहा कि वो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे और उनको एक लुभावना पद मिल जाएगा। उन्होंने वाम मोर्चे की जीत को रिगिंग का नतीजा बताया। 1998 के चुनाव में भी उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया था, साइंटिफिक रिगिंग, और 2001 में अपनी हार के बाद भी उन्होंने रिगिंग को ही दोष दिया। लोकसभा चुनाव 2004 में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की कुल 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि भाजपा जिन सीटों पर लड़ी थी उनमें से एक पर भी जीत हासिल नहीं कर सकी थी, बल्कि 1999 में जो 2 सीटें उसने जीती थी उससे भी हाथ धोना पड़ा। 2008 में अक्टूबर के आखिरी दिनों में भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने घोषणा की कि तृणमूल कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन टूट चुका है और पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ेगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का केंद्रीय चुनाव अभियान थोड़ी आक्रामकता लिए हुए था। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने कुल 6% वोट हासिल किए थे। भाजपा ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और चुनाव से पूर्व गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ भाजपा के गठजोड़ से काफी फायदा हुआ और भाजपा ने भारी जीत दर्ज की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह करीब 2.5 लाख वोटों से
उससे भी अधिक वोटों के अंतर से जीते। लेकिन जब ममता बनर्जी ने 2009 में वामपंथ के किले में दरारें उघाड़ दी तो महसूस हुआ कि वाम का किला भी तोड़ा जा सकता है। वाम मोर्चे के शासन के दौरान संघ की शाखाओं की संख्या की वृद्धि बहुत तेज नहीं रही, लेकिन सामाजिक कामों के आधार का विस्तार लगातार होता रहा। 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद संघ ने बंगाल में एक नया अध्याय लिखना शुरू किया। बेशक धीमी गति से राज्य भर में अधिकतर आनुषंगिक संगठनों का आधार तैयार हो चुका था और 2 दर्जन से अधिक प्रकल्पों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना नेटवर्क बुनना शुरू कर दिया। बहरहाल 2011 में जब ममता ने विधानसभा चुनाव जीता तो उस वक्त भाजपा का जनाधार महज 4% वोट शेयर के आसपास था। साल 2016 के विधानसभा चुनाव तक पश्चिम बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और वामपंथ कांग्रेस गठबंधन के इर्द गिर्द घूमती थी। तब भाजपा को केवल 10% वोट मिले थे और सिर्फ 3 सीटें मिली थी, यानी सिर्फ 3 विधायक थे 2016 में। लेकिन असली बदलाव 2019 के लोकसभा चुनाव में आया। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की लहर, बंगाल में ध्रुवीकरण और स्थानीय असंतोष का लाभ उठाकर भाजपा ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। पार्टी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतकर वामपंथ और कांग्रेस को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया और खुद को टीएमसी के एकमात्र मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित किया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था। हालांकि वे सत्ता हासिल करने में सफल नहीं हो पाए और उन्होंने 77 सीटें जीतकर एक मजबूत मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया। इस चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में अब वामपंथ का अंत हो चुका है और मुकाबला सीधे टीएमसी बनाम बीजेपी का हो गया है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुछ सीटों के नुकसान के बावजूद अपने वोट बैंक को बचाए रखा और टीएमसी के मजबूत दुर्ग दक्षिण बंगाल में अपनी पैठ गहरी करनी शुरू कर दी। अब जो नतीजा है वो सिर्फ सत्ता में भाजपा के आने की धमक नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी को जनता का दिया हुआ मौका भी नहीं है। ये विचारधारा और चुनावी करिश्मा दोनों का मेल है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस 207-206 के नंबर तक पहुंची है वो असल में 1939 में डाले गए बीज का फल है। आज के शो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं विश्लेषणों के साथ किसी अगले दिन। दीजिए इजाजत मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।